गुंजर बात देख मन को यार गुंजा इधर बता थे वो गुंजा ये तो भूमि का आगे बढ़ते देरी होते अभी तो ले देंगे नहीं पता ये सब सपोज करो एक सरफेस है जिस सरफेस पे हम दो ब्लॉक रखते हैं। एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक इसके बगल में सटा हुआ सा है। So this is the situation. सरफेस स्मूथ है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और हम इसको एक फोर्स P से, एक फोर्स F से पुश कर रहे हैं। कहता है कि if a force P is exerted by M2 on M1, find the value of this is the question. यहाँ F निकालना है और इंफॉर्मेशन में ये दिया है कि जो मास M2 है वो M1 पर एक फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना लग रहा हो? दिस इज द क्वेश्चन। सतह स्मूथ है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का नियम वही है, बेसिक नियम वही है। पहले आप बेसिक सारी चीज सीखिए। ये ब्लॉक टेबल से उठा नहीं है, सटा ही हुआ है। ये नहीं समझना कि हवा में लटका हुआ है, ऐसा नहीं। कॉन्टेक्ट है, दोनों के सतह अलग अलग है, ये दिखाने के लिए फोर्स ड्रॉ करेंगे। एक साइड से दूसरे साइड तक फोर्स ड्रॉ कीजिए। तो मास के कारण M1 मास के कारण एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M1 जी। सरफेस से कांटेक्ट में होने के कारण एक ऊपर में लगेगा नॉर्मल। आगे बढ़ेंगे तो एक यहाँ भी कांटेक्ट दिख रहा है। तो इस जगह पर M1 मास M1 के कारण एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ M2 पर। न्यूटन के थर्ड लॉ से M2 भी M1 पर एक फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। यही फोर्स आपका P, M2 ने जो M1 पर फोर्स लगाया P, न्यूटन के थर्ड लॉ से तब M1 भी M2 पर P फोर्स लगाया। और फिर इसके बाद M2 पर भी मास होने के कारण M2 भी फोर्स लगा। सरफेस से कांटेक्ट होने के कारण एक ऊपर लगा। क्योंकि पीछे से हम फोर्स लगाकर इसको ठेल रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक्सेलरेशन से आगे चले। जब आप फ्री बॉडी बनाने में पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाए तो आप इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन डायरेक्ट फोर्स बॉडी डायग्राम से भी लिख सकते हैं।
और जब तक आप कंफर्टेबल ना हो तब तक आप फ्री बॉडी बना बना कर इक्वेशन लिखिए। जैसे इस M1 का हम फ्री बॉडी बना रहे हैं, उतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोसेस बस आप डायरेक्शन वाइज। ये आपके मास M1 है, नीचे फोर्स लगा M1 जी, ऊपर में एक फोर्स लगा है नॉर्मल, आगे एक फोर्स है F और पीछे की तरफ एक फोर्स है P, और ये एक्सेलरेशन से आगे। इसके इक्वेशन लिख सकते हैं, मास चला M, एक्सेलरेशन A से M1, एक्सेलरेशन A से जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया उस डायरेक्शन का फोर्स देखो तो F, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में फोर्स है। एरो गिव्स द डायरेक्शन, साइड का फोर्स नहीं लिखना, उस डायरेक्शन का फोर्स लिखना, उसी डायरेक्शन का फोर्स लिखना। दिस इज इक्वेशन। और नॉर्मल N1 तो M1 जी को बैलेंस। दूसरी जो ब्लॉक है M2, उस पर एक फोर्स लग रहा है। आज तक तो नहीं सब गंगा जी ने कितने ऊपर में है नॉर्मल, और आगे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है P, आगे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है P, पीछे में कोई फोर्स नहीं, और ये भी एक्सेलरेशन से आता है। इसका भी इक्वेशन लिखो, मास M2 है ये, M2 टाइम्स A इज इक्वल टू P माइनस E माइनस M। तो वेल E का वैल्यू निकालना था। आप क्या कीजिए, पहले दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ देने से फायदा क्या होता है, लेफ्ट साइड में M1 प्लस M2 इंटू A इज इक्वल टू P कट जाएंगे। यहाँ से एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स दे सकनी बदाम है तो M1 है भाई, और इसको इक्वेशन 2 में रख दो, P निकल जाएगा। तो P इज इक्वल टू M2 इंटू A, M2F बाई M1। दिस इज द आंसर। P निकालना था। अगर आप फोर्स बॉडी डायग्राम बनाने में, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कंफर्टेबल, फ्री बॉडी से फोर्स बॉडी डायग्राम से आप यहीं से फोर्स ड्रॉ करके इसी डायग्राम से डायरेक्ट इक्वेशन, क्योंकि आपको सारे फोर्सेस तब स्पष्ट दिखेंगे कौन किस पर कितना डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। और जब तक आप कंफ्यूज्ड हैं या कहीं पर सिचुएशन में आपको दिक्कत हो रही है तो फ्री बॉडी बनाकर चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आपकी संडे कल भी क्लास होगी। संडे कल भी क्लास होगी आप लोगों को। कल हम इसी